आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या राष्ट्रपति पुतिन की वजह से पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की हुई थी मुलाकात? मुंबा देवी सीट से चुनाव लड़ेगी साइना एनसी, बोली ये मेरे लिए सेवा का मौका। पटना मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 5 घायल। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, नेतन्याहू ने खाई कसम। ईरान इजराइल तनाव के बीच गाजा में युद्ध विराम के लिए फिर से बातचीत शुरू। इजराइल ने मिस्र का संघर्ष विराम प्रस्ताव ठुकराया, आईसीजे में नरसंहार के आरोप। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक। सोने की महंगाई ने बढ़ाई व्यापारियों की चिंता, त्योहारों के बीच नदारद है भीड़। अमिताभ, क्या मैं आपसे पैसे उधार ले सकता हूं, जब रतन टाटा ने मांगी थी मदद। और पाकिस्तान क्रिकेट है या सर्कस, 12 महीने में इतने कप्तान बदले। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को रूस ने सफल बताया है। पिछले हफ्ते के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणामों पर दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोल ने कहा है कि यह 35 राज्यों और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ विस्तारित प्रारूप में पहला शिखर सम्मेलन था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ साथ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह मंच एक समावेशी मंच है। शिवसेना की नेता साइना एनसी को मुंबा देवी विधानसभा सीट से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो इस सीट से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस घोषणा के बाद साइना एनसी ने प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के महायुति गठबंधन को धन्यवाद दिया है। साइना ने कहा है कि मेरा मानना है कि ये मेरे लिए मुंबईकरों की सेवा करने का मौका है और ये दिखाने का अवसर है कि हम यहाँ के हर क्षेत्र के प्रधान सेवक के रूप में मौजूद है। उन्होंने आगे कहा है कि आजीवन साउथ मुंबई में रही हूँ और मुझे पता है कि इस इलाके में लोगों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साइना ने कहा है कि वो चाहे कंस्ट्रक्टिव विकास हो या स्थानीय स्वच्छता हो, लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साइना ने कहा है कि मैं मुंबई के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने आगे कहा है कि मैं केवल इस क्षेत्र की विधायक बनना नहीं चाहती हूँ, बल्कि यहाँ के लोगों की आवाज भी बनना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि ये प्रशासन, कानून और नागरिकों की सामूहिक समझ है, जिसे अच्छी सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात मेट्रो बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 5 अन्य मजदूर घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा रात करीब 10 बजे पटना के एनआईटी मोड़ पर हुआ। बताया जा रहा है कि मशीन में खराबी के कारण ये हादसा हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। हादसे के समय मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे और लोको मशीन से टनल में सामान पहुंचाया जा रहा था। अचानक लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया और मशीन मजदूरों पर चढ़ गई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार 29 अक्टूबर को कहा है कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। नेसेट के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है। मैं इस संबंध में हमारी सभी योजनाएं और कामों को आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूं। नेतन्याहू ने इजरायल की दीर्घकालीन राजनीति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना भी बताया। नेतन्याहू ने बताया कि हमारी दीर्घकालीन रणनीति में बुराई की धुरी को खत्म करना, दक्षिण और उत्तर में उसके हाथ काटना, ईरान और उसके सहयोगियों से भारी कीमत वसूलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। मुझे उम्मीद है कि यह निकट भविष्य में हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल को नष्ट करने के उद्देश्य से परमाणु बमों का भंडार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इजरायल ने उत्तरी गाजा के अस्पताल में चिकित्सा कर्मी बनकर रह रहे हमास के दर्जनों लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि हमास वही गाजा में युद्ध विराम के लिए कतर में अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधियों में बातचीत शुरू हो गई है।
उन्हें लगता है कि हमास के नेता याहिया सिनवार की मौत के बाद संघर्ष विराम होने की संभावना शायद बढ़ गई है। इस बातचीत का मकसद ये है कि हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जाए, जहां इजराइल ने हाल ही में ईरान में हमले किए हैं और ईरान इसका जवाब देने की बात कर रहा है। मिस्र की तरफ से पेश किए गए गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव को इजराइल ने ठुकरा दिया। हालांकि कुछ शर्तों के साथ हमास ने मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के 100 से अधिक लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आईडीएफ ने सोमवार को बताया इजरायली सैनिकों ने ये गिरफ्तारियां उत्तरी गाजा के कमान उद्यान अस्पताल में छापेमारी के दौरान की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने रविवार को 4 इजरायली बंधकों व कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के लिए गाजा में 2 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव देने की बात कही। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई के बाद 10 और दिनों की समझौता वार्ता की थी। इसे पिछले हफ्ते इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट के समक्ष सुरक्षा एजेंसी शिन-बेट के प्रमुख रोनेन बार ने पेश किया था। पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच जंग किस मोड़ पर जाकर थमेगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। बीते दिनों में कई बार इस बात का दावा किया गया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को उत्तर कोरिया के सैनिक मदद कर रहे हैं, जिसको लेकर नाटो में भी पुष्टि कर दी गई है। नाटो ने कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में रूस की मदद के लिए भेजा गया है। इसमें कुछ को पहले ही रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में तैनात किया जा चुका है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन महासचिव मार्कस रूट ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस भेजा गया है। उत्तर कोरिया की सैन्य इकाइयों को कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम संघर्ष में उत्तर कोरिया की भागीदारी को दर्शाता है व रूस के युद्ध के खतरनाक विस्तार को चिन्हित करता है। सोने की बढ़ती कीमतों ने सोना व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के बीच ग्राहकों की भीड़ उम्मीद से कम है। व्यापारियों को इस सीजन सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ने का डर सता रहा है। बता दें, पिछले धनतेरस से अब तक सोने की कीमतों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यह कीमती धातु अपने उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,759 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद ये $2,700 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। मुंबई के स्पॉट मार्केट में सोना लगभग 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि पिछले धनतेरस के दौरान यह कीमत करीब 62,000 रुपए के आसपास थी। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 16 के एपिसोड में रतन टाटा को याद किया। उन्होंने रतन टाटा की विनम्रता की तारीफ करते हुए एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने दर्शकों का भी दिल जीत लिया। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। अमिताभ बच्चन ने केबीसी 16 में गेस्ट बनकर आए बोमन ईरानी और फराह खान से कहा, क्या आदमी थे मैं बता नहीं सकता, इतने सिंपल इंसान। फिर अमिताभ ने लंदन की फ्लाइट का किस्सा सुनाया जब दोनों साथ में लंदन जा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने कहा, एक बार हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, हम हिथरो एयरपोर्ट पर उतरे और जो लोग उन्हें लेने आए थे वो चले गए होंगे, शायद दिखे नहीं थे वहां, मैं भी वहीं बाहर ही खड़ा था, रतन टाटा वहीं थे, वो फोन बूथ में कॉल करने गए। पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट को बाय बाय कह दिया। कर्स्टन पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच थे। कर्स्टन का कार्यकाल 2 साल का था, मगर 6 महीने में ही उन्होंने पद छोड़ दिया। अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर कर्स्टन का साथ छूटना पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा झटका है। देखा जाए तो 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट किसी सर्कस से कम नहीं रहा। पाकिस्तान टीम की दुर्गति का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भारतीय जमीन पर आयोजित आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान की टीम का उस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी खराब रहा था।